Welcome to Legit Prep, your gateway to success. So today we are going to talk about reservation. Like we are going to explore the different facets of reservation and all, as to what are the constitutional provisions that are given for reservations, what is the reservation itself and all, the development that has taken till the famous landmark case of Indra Sawhney. Then what happened after the case of Indra Sawhney and the governmental response to the constitutional amendments. After that, we will also see the background behind the issue of subclassification. And most importantly, we will then analyze the final judgment that has been given in the particular case. तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो पूरा रिजर्वेशन का एस्पेक्ट जो है हम ओरिजिन से और अभी जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट उसमें चल रहा है क्लिमिनेशन में देख पाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन का काफ़ी मतलब कि डेवलपमेंट हुआ है। लाइक जैसे पहले रिजर्वेशन जो है सिर्फ SC ST को मिला था, फिर OBCs को मतलब कि वहाँ पे मिला इंदिरा सोनी के केस में, फिर EWS को अभी जनहित अभियान वाले केस में मिला, और अब जाके मतलब कि सब क्लासिफिकेशन का इशू भी फेवर में डिसाइड हो गया है। तो क्लियरली मतलब कि ये जो इशू है काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और अभी भी चलता आएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी स्टोरी जो है अब सब क्लासिफिकेशन इन्होंने बोल दिया तो एंड हो गई है। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, बट at least so far basically so many aspects have been dealt with, it requires a reconsideration of all the aspects. तो रिजर्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन क्या है बेसिकली? इट्स एन अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट इन द फेवर ऑफ द हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज। यानी कि जो भी कम्युनिटीज है सोसाइटी की, यानी कि सेक्शंस जिसे हम कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस बेसिकली स्पेसिफिकली, जिसमें हमारा SC ST हो गए, OBCs हो गए, है ना। तो जो भी हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट हुए मतलब कि किसी भी बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हमारे फैक्टर पे जब हम बात कर रहे हैं, तो उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको वो प्रिविलेजेस, उनको वो मतलब कि सेम राइट्स नहीं मिले जो नॉर्मल पीपल को मिल पाए जो उस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते। तो यानी कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन से जो सफ़र करते हैं, तो उनको सेम लेवल पे लाने के लिए मतलब कि जो प्रोएक्टिव मेजर स्टेट लेता है, जो एफर्मेटिव एक्शन स्टेट लेता है, उसको मतलब कि रिजर्वेशन कहते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे मतलब कि ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो नया स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। यानी कि ये जो है एक बस पॉलिसी है, इस पॉलिसी से जो है हेल्प हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सिचुएशन मतलब दिन रात में मतलब बदल गई। सिचुएशन अभी भी सेम है, सोसाइटी वही है, मेरिट अभी भी मतलब वैल्यूड है, बट थोड़ा बहुत एफर्मेटिव पॉलिसी मतलब लाया गया है जो लोग मतलब कि उस पोजीशन में नहीं है, जो एक्चुअली मतलब उन लोगों से compete कर पाए जिनको सिर्फ मेरिट के लिए लॉन्ग करना है। तो इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन मीन्स दोज एक्शन विच प्रूव एज इनेबलिंग प्रोविजन, इनेबल करता है उनको फॉर द डिप्राइव सेक्शन टू ब्रिंग इट ऑन एन इक्वल फुटिंग विद हिस्टोरिकली डोमिनेंट कम्युनिटीज। नाउ ये अप्रोच जो है अलाइन करता है आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बात करता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नाउ आर्टिकल 46 जो है वो DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज मैंडेटरी। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि आर्टिकल 46 क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ DPSP. DPSP are what? Something that a state should aspire to, principles that state should basically try to achieve. But that does not exactly mean it's mandatory. तो वो जस्टिसिएबल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट उनको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है। तो इसीलिए आर्टिकल 46 के व्यू में मतलब कि ये इम्पेरेटिव था कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है SC के ST के एडवांस हो, और वो एडवांस हो रहे हैं रिजर्वेशन की पॉलिसी के थ्रू से। इट्स वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो एज अर्ली एज 1953 जब पहली बार मतलब कि लैंग्वेज कमेटी मतलब हुई थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरुआत हुआ था, तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मतलब कि फॉर्म्ड हुआ था अंडर काका कालेकर। काका कालेकर कौन थे? बेसिकली हेड थे वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के। फिर 1979 में जाके सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म्ड होता है BP मंडल के अंदर, जिसे हम कहते हैं मंडल कमीशन स्पेसिफिकली, जिसमें बहुत बड़े दंगे होते हैं। और इसलिए राजीव गांधी की जो सरकार होती है मतलब कि वो मना कर देती है, मतलब वो चाहती नहीं थी इसमें पढ़ने के लिए, इस दलदल में। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है जब तक मतलब कि न्यू गवर्नमेंट नहीं आती है, उनके अंदर फाइनली जाके ये हो पाता है। बट तब तक मतलब कि जो है 1979 में मतलब कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी, रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन तब तक गवर्नमेंट चली गई। तो इसीलिए इसको मतलब कि जब नई गवर्नमेंट आई 1990 में, तभी जाके इसी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली मिल पाया। तो इसने 373 43 कास्ट को आइडेंटिफाई किया था और 27% रिजर्वेशन OBC के लिए रिकमेंड किया। अब उस वक्त मतलब कि SC ST को ऑलरेडी एक स्पेसिफाइड कोटा मिला हुआ था, राइट। जैसा कि आप खुद ही देख रहे हो 22.5 यहाँ पे दिया हुआ है SC ST का टोटल। तो यानी कि अगर 27% इनको मिलता, तो यानी कि टोटल रिजर्वेशन जो है मतलब कि आराम से लाइक नियरली 50% आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो जनरल क्लास के पीपल है वो इनसे मतलब कि लाइक
खुश तो होंगे नहीं, तो इसलिए काफ़ी दंगे हुए, जिसकी वजह से इम्पेरेटिव पड़ा कि मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनली हम डिसाइड करें कि कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं. सो बेसिकली आई थिंक वी कैन ऑल एग्री ऑन दिस पार्ट that what is the need for reservations. So if you look at the data, there are generally two conflicting viewpoints because reservation has been always a continuous issue. कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए. तो हमेशा से मतलब एक ऐसा इशू रहा है जिस पे लोग एग्री नहीं कर पाए हैं. बट इफ यू लुक एट लीगली, इफ यू लुक एट फ्रॉम द प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, द रिजर्वेशन की जरूरत तो है. कितनी एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन की जरूरत है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ओनली डिटरमाइन बाय डेटा. एंड इफ यू लुक एट दिस डेटा, देन दे क्लियरली टेल द केस. एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है 2016 का, तो उन्होंने क्राइम रेट अगेंस्ट दलित और एससी पीपल के अगेंस्ट देखा कि वो 80 एंड 12 टाइम्स बढ़े हैं रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली इतने ज़्यादा जो क्राइम हुए हैं, 4,22,799 क्राइम्स जो है दलित और एससी, ये सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं. तो अनरिपोर्टेड क्राइम्स कितने गए हैं उनको हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, 81,000 क्राइम जो आदिवासी के अगेंस्ट सिंपली हुआ है, और ये सिर्फ 10 साल के विद इन हुआ है, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स के विद इन 2006 एंड 2016. And we all have heard the famous case like Rohit Vemula, Paya Talvi और एम्स डॉक्टर सुसाइड अटेम्प्ट एंड ऑल. तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजिंग परसेप्शंस जो है, मतलब कितना चेंज हुआ है एक्चुअली में, रियलिटी में. And it's because of these reservation right now is not just like, you can say that it's not necessary at all. It is necessary. That is why the two sharp viewpoints have to be balanced. At one time, reservation can't be allowed completely by, transgressing every kind of general merit. But at the same time, it's no solution to completely do away with reservation. A truly meritorious society के लिए, a truly egalitarian society के लिए both एक बैलेंस व्यू पॉइंट चाहिए, जिसकी वजह से रिजर्वेशन की अभी भी नीड है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन जो था उनको मीन किया गया था कि सिर्फ SC ST को मिले, और इंदिरा सोनिक तक वही केस रहा. वो तो मंडल कमीशन आया 1979 में जाकर, रिपोर्ट सबमिट हुई, तब जाके मतलब की बात हुई कि OBCs को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. और फाइनली फिर EWS के लिए भी काफ़ी टाइम से डिमांड चल रहा था, तो अमेंडमेंट्स आया, 106th अमेंडमेंट आया बेसिकली, और फिर जनहित अभियान में मतलब कि केस में जो कि 2022 में ही हुआ था, EWS को अपना रिजर्वेशन मिला. ठीक है, तो आर्टिकल 300, 366, 24 देखो, जैसे वो शेड्यूल कास्ट वहाँ पे एक्सप्रेसली डिफाइन किया हुआ है. सिमिलरली 366, 25 में शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन किया हुआ है. लेकिन अगर OBCs को आप देखोगे, EWS को देखोगे, तो वहाँ पे वो कहीं भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. हाँ, आर्टिकल 15 में अगर जाओगे तो आपको अब मतलब कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, मतलब कि SC, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस SC BC जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो उसमें ये दोनों कवर्ड जरूर मिल जाएंगे, 15(5), 15(6), 15(4), बट दे हैव बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट्स, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. सो मेन जो टू डेफिनेशन क्लॉजेज है हमारे पास वो यही है, 366(24), 366(25). 366(24) मतलब कि ऑल्सो जनरल डेफिनेशन दे रहा है, मतलब वो एक्सप्रेसली नहीं बोल रहा कि ये कास्ट जो है यही होंगे, वो एक वाइड एम्पलीट्यूड बता रहा है. वो बता रहा है कि जैसे ये जो कास्ट है, ये ट्राइब्स है, ये जो भी ग्रुप्स के पार्ट है विद इन सच कास्ट, रेस और ट्राइब्स, तो वो आर्टिकल 341 क्या है, बेसिकली प्रेसिडेंशियल लिस्ट के बारे में बात करता है. यानी कि प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे नोटिफिकेशन की पावर है, ठीक है, कि वो कोई भी कास्ट को नोटिफाई कर सकता है और वो शेड्यूल कास्ट में अपना आ जाएगी. सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब का वो यही हाल है, बस वो आर्टिकल 342 में दिया हुआ है. तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड प्रोविजंस है एक दूसरे से. अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन समेशन दैट आर रिलेटेड टू रिजर्वेशन, मतलब क्योंकि देखो कहीं भी एक्सप्रेसली ऐसा नहीं है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक सेक्शन बना हुआ है कि ये रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन के जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस है सब यहाँ पे एग्जॉस्टिवली. हर आर्टिकल, हर पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे कि हर फंडामेंटल राइट जो है मतलब कि एक जनरल राइट से रिलेट होता है, मतलब कि एक्सेस करने के लिए. तो सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी मतलब कि रिजर्वेशन हमें प्रोवाइडेड किए हुए हैं. DPSP में भी हमें, जैसे हमने अभी देखा, आर्टिकल 46 इन सब में दिया हुआ है. और भी अलग अलग पार्ट्स में मतलब कि स्पेसिफिकली जो सर्विस से रिलेट करते हैं या जनरल मतलब कि डेफिनेशन से सिर्फ रिलेट करते हैं, आर्टिकल 366 अगर हम देखें तो उन सबका दिया हुआ है प्रोविजंस. तो पहला है हमारा आर्टिकल 14. तो आर्टिकल 14 इज एक्सप्रेसली टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 में दो फैसेट्स है, इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कि इंस्पायर्ड होके लिया है और यूके से भी इंस्पायर होके लिया है. तो आर्टिकल 14 में मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने बात की इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये तभी हो सकता है मतलब कि जब ये सारे कास्ट जो है, मतलब कि सारे लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, उनको इक्वल राइट्स मिले. तो आर्टिकल 14 तो मतलब कि डायरेक्टली हमारा रिलेटेड ही है. फिर आता है आर्टिकल 15, सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड है.
आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है कि स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ फनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यानी कि यहाँ पे कास्ट के बारे में एक्सप्रेसली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 15(4) जो है, अब देखो आर्टिकल 15(3) भी रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट के वीडियो के लिए मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं तो वो SC, ST, OBCs इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। हम वुमेन बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आर्टिकल 15(3) मेरे को पता है वो भी रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 15(4) यहाँ पे रेलिवेंट है। तो आर्टिकल 15(4) बोलता है कि आर्टिकल 15 में कुछ भी मतलब देखो, अगर आर्टिकल 15(1) हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी दिया हुआ है तो स्टेट को उससे प्रिवेंशन नहीं है, स्टेट को ऊपर कोई उससे रिस्ट्रेन नहीं है। वो एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है जिससे कि सोशली एंड एजुकेशनली जो भी बैकवर्ड क्लासेस है सिटीजन या फिर SC एंड ST मतलब कि तो उनका एडवांसमेंट हो वहां पे, ठीक है। तो SEBC जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है, SEBC जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 16(1). तो आर्टिकल 16(1) बेसिकली टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। इसमें दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि किसी भी पर्सन को जो स्टेट जब कोई सर्विस है मान लो, राइट, UPSC वगैरह, तो मतलब UPSC में तो चलो आपको एग्जाम देना पड़ता है, बट जनरल अगर हम बात करें जनरल वैकेंसी के बारे में, तो सबको इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और अपॉइंटमेंट के लिए भी। ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही में आर्टिकल 16(1) के साथ हमें रीड करना पड़ता है आर्टिकल 16(2) भी, मतलब कि ठीक है, जिसमें बोला गया कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो इसमें तो बोला गया है पॉजिटिव राइट के बारे में कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। 16(2) में बोला गया नेगेटिव राइट के बारे में, यानी कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहे। अगर एक चीज आप नोटिस करोगे तो आर्टिकल 16(2) जो है ना, मतलब कि जैसे 15(1) में क्या बोला गया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन 16(2) में ज्यादा बात की गई है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स तो है ही, साथ में डिसेंट भी है, रेसिडेंस भी है। तो यानी कि 16(2) जो है वाइडर है 15(1) से, एम्बिट उसका। और साथ में फिर आता है 16(4). इसमें एक्सप्रेसली बोलते हैं वो कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इज द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। ये जो वर्ड है ना, नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मतलब स्टेट को प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब कि वो दे सकता है, वरना ये डिस्क्रिमिनेशन अमाउंट करेगा, राइट। तो एक्सप्रेसली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, मतलब कि 16(1) में इक्वालिटी के बारे में बात किया, और 16(4) जो है मतलब कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस रीजन के लिए, लेकिन वो फेवर में मतलब कि कुछ बना सकते हैं। अब बहुत टाइम के लिए सोचा ये गया था कि जो आर्टिकल 16(4) है वो 16(1) का एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16(4) जो है इक्वालिटी का ही एस्पेक्ट है, जो 16(1) बात कर रहा है, 16(2) बात कर रहा है। ये सारे के सारे प्रोविजंस जो है एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है और काफ़ी डिपेंडेंट है। इनमें से कोई भी एक दूसरे का एक्सेप्शन रीड नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 330, जो कि बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आर्टिकल 330, अब देखो हम एकदम अलग पार्ट पे आ गए। अभी हम बात कर रहे थे मतलब कि लास्ट कहाँ पे 16 पे थे, हम डायरेक्टली 330 पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपल क्या है, हाउस ऑफ द पीपल इज जस्ट अनदर फैंसी टर्म बेसिकली। हाउस ऑफ द पीपल सिंपली लोकसभा, उसी को कहते हैं, ठीक है, लोकसभा जो है उसी को कहते हैं। तो आर्टिकल 330 में मतलब कि हमारे पास दिया हुआ है SC ST के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में। फिर राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट जो है मतलब कि ठीक है, राज्यसभा के बारे में बात नहीं की गई है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं पे 332 में दिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इतने नहीं है, बट ये उससे रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है सिंपली। आर्टिकल 335 जो है क्लेम्स ऑफ SC ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये हम आगे जाके भी देखने वाले कि काफ़ी रेलेवेंट होगा, जब हम देखेंगे तभी उसको रेफर करेंगे फिर से। ये सब कमीशंस दिए हैं, ठीक है, 338 और 338 में नेशनल कमीशन फॉर SCs के लिए, STs के लिए। अब ये रेलेवेंट है सबसे, 341 342 बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आर्टिकल 341 का क्लॉज 1 जो है ये पावर ग्रांट करता है प्रेसिडेंट को कि वो नोटिफाई कर सकते हैं कास्ट को, रेस को, ट्राइब्स को, या जो भी मतलब पार्ट्स ऑफ द ग्रुप का विद इन द कास्ट, रेस और ट्राइब्स है, कि वो शेड्यूल कास्ट होंगे उस स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द प्रेसिडेंट हैज बीन empowered टू इशू द नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, पहली बात हमें पता चल रही है, पहली बात प्रेसिडेंट के पास वो है नोटिफिकेशन की पावर, ठीक है।
आर्टिकल 341 के अंदर मान लो उसने कोई रेस या कास्ट को अब नोटिफाई कर दिया, यानी कि मान लो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, तो 341 के अंदर उसने मतलब जैसे मान लो ये हमारा एक चार्ट है, तो 5-6 कास्ट है, इसमें से प्रेसिडेंट ने मान लो इन दोनों कास्ट को नोटिफाई कर दिया है अब इस लिस्ट के लिए। तो पहली बात तो मतलब कि ये हमारा अब बन गया जो इनको मतलब एस सी बी सी में आ गया हमारा, है ना, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में। तो अब स्टेट जो है आर्टिकल 16(4) के अंदर, आर्टिकल 15(4) के अंदर इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है और वो इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया। पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि ये पर्सन जो है, ये कास्ट जो है, लेट से राइट, ये कास्ट जो है एससी है मान लो हरियाणा में, तो इसका मतलब सिर्फ वो हरियाणा में ही है, मतलब कि एससी। ऐसा नहीं कि वो पर्सन जो है अगर झारखंड भी जाएगा तो नेसेसरली वहाँ पे भी वो एससी ही कहलाएगा। तो यानी कि ये स्टेट स्पेसिफिक या यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एक यूनियन टेरिटरी के लिए कोई एससी एसटी, एक स्टेट के लिए कोई एससी एसटी हो सकता है, बट वो दूसरे स्टेट के लिए क्या पता है एससी एसटी नहीं हो सकता, वहाँ पे सिर्फ वो जनरल कास्ट में हो सकता है ट्रीट, ठीक है। तो इसीलिए जो भी लिस्ट में स्पेसिफाई किया गया है उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि उसे स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट के पास पावर होती है ट्रीट करने के लिए। और फाइनली प्रेसिडेंट जो है ये काम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से करता है, वो कंसल्टेशन से करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ, ठीक है। तो कंसल्टेशन के साथ ही काम होता है, जैसा कि ऑलरेडी हमें पता है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है सिंपली, तो उसे कंसल्टेशन के साथ ही सारा काम करना पड़ता है। अब आर्टिकल 341(2) देखो यहाँ पे, इट स्टिपुलेट्स पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड, दो वर्ड लिखे यहाँ पे, इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब और पार्ट ऑफ द ग्रुप from the list of the scheduled caste specified in the notification, and a notification issued under clause 1 shall not be varied by any subsequent notification। यानी कि उन्होंने बोला है कि एक बार नोटिफिकेशन निकल गया, यानी कि जब पहली बार मतलब कि इंडिपेंडेंट इंडिया में नोटिफिकेशन निकला होगा आर्टिकल 341 के अंदर, उस वक्त एससी एसटी को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, तो जब पहला नोटिफिकेशन निकल गया तो द ओनली वे दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज इट इज बाय इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द कास्ट। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली न्यू नोटिफिकेशन कुछ ला सकते हो, नहीं, जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन पे एक बार निकल गया नोटिफिकेशन, वो निकल गया, अब उसी नोटिफिकेशन में तुम इंक्लूड करो, एडिशन करो, डिलीशन करो, बस वही, दैट इज द ओनली पॉसिबल वे टू बेसिकली वेरी इट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 342 सिंपली वही है कि इट अप्लाइज टू एसटी जस्ट एज आर्टिकल 341 एससीज के लिए एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस है, ठीक है, कि डेवलपमेंटल सोनी यानी कि देखो इंदिरा सोनी तक मतलब कि हमारे पास एक सिमिलर मतलब कि ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड ये चल रहा था कि जो मैटर था वो एस सी के रिलेटेड था, कि एस सी को कितना मिलना चाहिए, कितना इनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन का क्या स्कोप होना चाहिए, जनरल चलना चाहिए, मतलब जो डिस्कशन हो रहा था सिर्फ इन दोनों कैटेगरीज के लिए हो रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है। बट इंदिरा सोनी के केस के बाद मतलब कि एक थर्ड कैटेगरी ऐड हो गई, ओबीसीज, और रिजर्वेशन की लिमिट भी काफ़ी हो गई, मतलब 50%। तो पूरा डायनेमिक वहां से चेंज हो गया। तो इसीलिए हम पहला पार्ट जब स्टडी करते हैं तो हमें इंदिरा सोनी तक करना होता है, डेवलपमेंट जो सोनी तक हुआ। तो पहला केस हमारा चंपक डोरायराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था, फिर बालाजी आया, फिर जनरल मैनेजर वर्सेस रंगाचारी आया, फिर राजेंद्रन, फिर देवदसन, फिर एनएम थॉमस, और फिर फाइनली इंदिरा सोनी। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन जो है बेसिकली पहले फॉर्मलिस्टिक था और बड़ा ही लिमिटिंग था। फॉर्मलिस्टिक या लिमिटिंग का सेंस क्या होता है, यानी कि मतलब पहले रिजर्वेशन को सिंपली ट्रीट किया जाता था एज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन को आज के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो इट्स नॉट सीन एज एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, इट्स सीन एज फैसेट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। बट वहां पे जब पहली बार रिजर्वेशन को दिया गया था तो दे हैड अ वेरी नैरो कंसेप्शन ऑफ रिजर्वेशन, इट वाज सीन एज अ मेयर फॉर्मल मैकेनिज्म, इट वाज सीन इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, ठीक है। तो जैसे चंपक डोरायराजन थी एक ब्राह्मण वुमेन, तो उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन डिनाई कर दिया गया क्योंकि अगेन मतलब कि वो हायर कास्ट की थी, ठीक है। तो कॉम्युनल रिजर्वेशन सिस्टम एक उस वक्त एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ऐसा जो तुम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, राइट, क्योंकि तुमने तो, और आर्टिकल 16 में तुमने ऑलरेडी बोला हुआ है स्टेट जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से पहला अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने बोला कि रिजर्वेशन जब होता है तो उसे नहीं माना जाएगा कि मतलब कि वो वायलेट कर रहा है इक्वालिटी को, आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, ठीक है। तो एक प्रेसिडेंट मतलब उसने रख दिया कि डिस्क्रिमिनेटरी रिजर्वेशन पॉलिसी इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। तो उसके बाद से मतलब फिर स्टार्ट हुआ कि रिजर्वेशन का स्कोप क्या है। स्टेट ऑफ मद्रास वैसे चंपक डोरायराजन में तो मतलब कि क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई तुम मतलब कि रिजर्वेशन ऐसे दे नहीं सकते क्योंकि फंडामेंटल राइट को ये वायलेट कर रहा है।
अब एमआर बालाजी में क्या हुआ, इन लोगों ने 68% सीट को रिजर्व कर दिया, मतलब 68% सीट्स को मतलब कि बांट दिया अलग अलग कास्टों में। तो मतलब मुश्किल से 32% सीट्स अब बचे थे। तो ऑब्वियसली मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और प्रोटेस्ट किया उन्होंने, ठीक है। तो आफ्टर विच मतलब कि सर्टेन मतलब कि प्रोनाउंसमेंट्स आए, जिसको मतलब कि वो बन गए अब बेसिस अब फ्यूचर केसेस के लिए, मतलब प्रेसिडेंट सेटअप हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि दो क्राइटेरिया मतलब कि अब से कंसिडर होंगे रिजर्वेशन ग्रांट करते वक्त। पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि वेदर द क्लास ऑफ सिटीजन इज बैकवर्ड, ठीक है। तो यानी कि मान लो अगर ए है, ठीक है, कम्युनिटी ए लेट से फॉर एग्जांपल, तो ये कि इस कम्युनिटी ए के जो लोग हैं क्या वो बैकवर्ड है? अगर सारे लोग मतलब कि रिच है, एफ्लुएंट है, तब तो कोई सेंस नहीं बनता उनको रिजर्वेशन देने का। तो बैकवर्डनेस पहली चेक की जाएगी। और दूसरी बात ये कि दे मस्ट नॉट बी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस ऑफ द स्टेट, क्योंकि अगर देखो सेकंड प्रोविजन फुलफिल हो रहा है तो फर्स्ट एक ना एक टाइम पे अपने आप चला जाएगा ना। जैसे मान लो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सीट्स है, 100 सीट्स है मतलब एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी है, लेट से कम्युनिटी ए टू जेड एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी ए बैकवर्ड है, बट स्टिल कम्युनिटी ए जो है एडुकेटली रिप्रेजेंटेड है। लेट से फॉर एग्जांपल कम्युनिटी ए जो है प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन का 20% फॉर्म करती है, और उसके 30 मतलब पीपल जो है 100 मतलब 100 में से 30 लोग हैं, यानी कि 30% हो गए टोटल। तो यानी कि ये तो काफ़ी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड है ना। तो यानी कि वहाँ पे भी मतलब कि बैकवर्डनेस जो है टेम्पररी है, मतलब कि वो रहेगी नहीं। तो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, एक क्लास ऑफ सिटीजन जो है बैकवर्ड भी होना चाहिए, एंड दे मस्ट नॉट बी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड ऑल। तो ये एमआर बालाजी में फाइनली बोला गया। साथ में इसमें तीन चीज़ें और इंपॉर्टेंट बोली गई। तीन चीज़ें और इंपॉर्टेंट क्या बोली गई? वो ये बोली गई कि कास्ट जो है सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता, ठीक है। कास्ट जो है सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे तुम जब रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हो तो ऑलरेडी हमने बोला है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि बैकवर्ड है या नहीं। तो इसीलिए कभी भी किसी सिंपली कास्ट की बेसिस पे मतलब तुम रिजर्वेशन ग्रांट नहीं कर सकते। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ओवर रूल होगा इंदिरा सोनी में जाके, अभी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 50% सीलिंग लिमिट, ये अप्रूव्ड हो गया एक्चुअली, ठीक है। 50% सीलिंग लिमिट उन्होंने बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे 68% उन्होंने सीट दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला 50% सीलिंग लिमिट होगी, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं ग्रांट कर सकते तुम। और उन्होंने बोला कि नो मोर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने जैसे मान लो कम्युनिटी ए है उसको बोल दिया बैकवर्ड क्लासेस, तो अब कम्युनिटी बी को रिजर्वेशन इस बेसिस पे नहीं दोगे कि वो ए से ज़्यादा बैकवर्ड है, यानी कि बैकवर्ड हो गया। अब तुम दूसरा बोल रहे हो कि मोर बैकवर्ड, फिर बोल रहे हो मोर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि उस वक्त सब क्लासिफिकेशन मतलब कि जो है डिनाई किया हुआ था कंप्लीटली। मेक सेंस, क्योंकि पूरा अभी जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा ये फॉर्मलिस्टिक और लिमिटिंग अप्रोच है अभी चल रही है यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास टीवी देवदसन का केस, ठीक है। तो टीवी देवदसन में मतलब कि हमारे पास कैरी फॉरवर्ड, ये जो कैरी फॉरवर्ड वर्ड है मतलब कि इसके बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कुछ गाइडलाइंस इशू करती है पब्लिक सर्विस में, वो बोलती है कि रिजर्वेशन जैसे मान लो जैसे ये सीट्स है, ठीक है, 100 सीट्स है, अब इसमें से 50 सीट्स मान लो रिजर्व थी, तो लेकिन ये 50 सीट्स जो है मतलब कि पूरी की पूरी भरी नहीं इस साल, मान लो उतने SC ST कैंडिडेट्स ही नहीं आए, ठीक है। तो उतनी भरी नहीं, तो 10 सीट यहाँ पे मान लो बच गई, है ना। तो टोटल सीट्स कितनी फिल हो गई? 40 सीट्स SC ST की फिल हो गई, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है वो तो ऑब्वियसली फिल हो गई जनरल कास्ट की। तो यानी कि 90 सीट्स फिल है और 10 सीट बची हुई है, ठीक है। लेकिन ये 10 सीट जो है रिजर्व क्लास की है, तो ऐसा तो है नहीं कि जनरल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि गाइडलाइंस में कि ये जो 10 सीट बची है ना, अब ये अगले साल के लिए कैरी हो जाएगी। तो यानी कि अगले साल अब सिर्फ जो है मतलब कि जनरल कास्ट के लिए 40 सीट बचेगी, और 60 मतलब कि एक्चुअली में रिजर्व्ड होगी, क्योंकि 50 जनरली होती है रिजर्व्ड, और 50 और ये 10 जो है पुराना साल का आ गया प्लस, तो यानी कि 60 सीट्स अब रिजर्व्ड हो गई। तो इसी कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। जो कहता था कि अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ SC ST आर नॉट अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट, देन द अनफिल्ड वैकेंसी, जैसे कि हमने अभी बात किया अनफिल्ड वैकेंसी यानी कि 10 सीट्स वुड बी ट्रीटेड एज अनसर्व्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई 50% रूल ऑन बालाजी जो है अप्लाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अलाउ नहीं किया वहाँ पे। अब आता है मतलब कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि इंटरप्रिटेशंस निकाले थे अपने। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर कहते हैं कि व्हेन टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 16(1) आर अवेलेबल, दैट विच इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी चूजन। यानी कि अब देखो हमने 16(1) ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। 16(1) में क्या बोला गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी सबको, मतलब एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि राइट। तो उन्होंने बोला कि इसके दो इंटरप्रिटेशन तुम निकाल सकते हो, तो जो भी इंटरप्रिटेशन से मतलब कि बेस्ट इक्वल पार्टिसिपेशन भी हो और फेयर रिप्रेजेंटेशन भी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, उसी को चूज करना जरूरी है, क्योंकि उसी से तो सबका बेटर फायदा है ना। तो
यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑफ केरला से वर्सेस एन थॉमस, इस पर्टिकुलर केस से एक्सपेंसिव एंड सब्सटेंशियल रीडिंग होती है इक्वालिटी की, आर्टिकल 14, 15, 16 की एंड ऑल। और ये इलस्ट्रेशन माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली सैंटिफाइड क्लासिफिकेशन। यानी कि अभी हमने जैसे देखा था चंपक दोराय राजन में फॉर्मलिस्टिक एंड लिमिटिंग सेटिंग थी। अब इस केस से क्या होता है लेकिन स्टेट ऑफ केरला से, कि यहाँ पे एक्सपेंसिव मतलब कि एक्सपेंसिवनेस आ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो उठा वो ये उठा मतलब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। अभी तक हमने देखा कि कैरी फॉरवर्ड के बारे में, कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सेंस भी बना, क्योंकि अगर सीट फुलफिल नहीं हुई तो उन्हें नेक्स्ट ईयर ले जाना थोड़ा सेंस बनता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि जब आपने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट में, तो क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि उसके बाद तो मतलब कि अब मेरिट का इशू खत्म हो गया, अब तो वो लोग वहाँ पे आ गए हैं, राइट? तो अब क्या मतलब कि प्रमोशन में मतलब कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं? ये बहुत कंटिन्यूस इशू था, क्योंकि लोगों का मानना ये था, कुछ लोग का, जो लोग अगेंस्ट भी थे रिजर्वेशन की, कि चलो भाई ठीक है, एक स्टार्टिंग लाइन जो है सेम होनी चाहिए, इसके लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। पर प्रमोशन में तो रिजर्व ऑलरेडी स्टार्टिंग लाइन अब सेम हो चुकी है। तो इसमें एक केस होता है जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी, ठीक है? तो इसमें अगेन वही क्वेश्चन होता है कि क्या आर्टिकल 16(4) जो है वो परमिट करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन को? तो इसमें जस्टिस गजेंद्र गतकर होते हैं, वो बोलते हैं कि दो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है डेट्रीमेंटल एफिशिएंसी। देखो, अभी हमने एफिशिएंसी के बारे में आर्टिकल 335 में बात की थी, ठीक है? एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी मेंटेन। तो वहां पे वो बोलते हैं कि दो रिजर्वेशन प्रमोशन आर डेट्रीमेंटल टू एफिशिएंसी, a reading of article 16(4) to include reservation would further substantiate equality। तो यानी कि इक्वालिटी जो है वो प्रमोट होगी, भले ही एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत मतलब कि डाउनग्रेड जरूर हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि आर्टिकल 16(1) जैसे देखो, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया है। तो उनका मानना था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप बाय द डेफिनेशन एंड इम्प्लीकेशन प्रमोशन को इंक्लूड करता ही करता है। ऐसा तो है नहीं कि जब आप एम्प्लॉय होते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो प्रमोशन, यू एक्सपेक्ट प्रमोशन राइट व्हेन यू आर गेटिंग एम्प्लॉयड। तो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर प्रमोशंस को माना जा सकता है। लेकिन अब सीए राजेंद्र का केस जो होता है उसमें वो क्या करते हैं, लिमिटेशन लाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है प्रमोशन में रिजर्वेशन तो होगा, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह होगा, राइट? वरना बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाएगा एफिशिएंसी को। तो वो बोलते हैं कि रिजर्वेशंस को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट में, ठीक है? क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 जो पोस्ट है मतलब ये हायर ग्रेड पोस्ट होते हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है? तो क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट जो है, इट रिक्वायर्स कैंडिडेट विथ हायर एफिशिएंसी व्हिच वुड नॉट बी अचीव इफ प्रमोशनल पोस्ट आर रिजर्व, है ना? तो इसलिए रंगचारी में वो रिजर्वेशंस को अलाउ कर देते हैं। अब फाइनली आता है हमारे पास इंदिरा सोनी का केस। तो जितने भी केसेस अभी तक हमने देखे हैं ना, उसमें जितने भी इश्यूज रेज हुए थे लाइक प्रमोशन, कैरी फॉरवर्ड वगैरह, तो सब के सब इसमें डील होते हैं। इसीलिए ये केस बहुत लैंडमार्क है, और इसीलिए ये केस जो है मतलब कि हर बार रेफर किया जाता है। इसीलिए अगर आप देखोगे SC/ST के सब क्लासिफिकेशन वाला केस भी जो लेटेस्ट आया है, तो उसका जजमेंट जो है मोस्टली रिलाई कर रहा है इंदिरा सोनी पे ही, जबकि और रिलेटिवली बहुत ही छोटा है इंदिरा सोनी का कंपेयर में। क्योंकि इंदिरा सोनी में इतना वास्टली, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सारे इश्यूज को डील किया गया था कि उसके बाद ज़्यादा इश्यूज रह नहीं गए थे उतने, थोड़े बहुत इश्यूज रह गए थे जो हमने ऑलरेडी देख रहे हैं। तो 4 इश्यूज थे मेनली इस केस में। पहला इशू तो ये था कि क्या आर्टिकल 16(4) एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) को, अभी हमने देखा था, ठीक है, कि आर्टिकल 16(4) क्या एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) को। फिर दूसरा ये कि वेदर कास्ट कैन बी सोल क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। अभी हमने देखा MR बालाजी में बोला गया है कि कास्ट कांट बी अ सोल क्राइटेरिया। मैक्सिमम सीट कैटेगरी रिजर्व MR बालाजी में अगेन 50% बोला गया था। कैन रिजर्वेशन एक्सटेंड टू प्रमोशन, तो अभी हमने उसके 2 केसेस देखे, ठीक है? तो यहाँ पे बोलते हैं वो कि आर्टिकल 16(4) जो है एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16(1) को। ये दोनों ही इक्वालिटी के फैसेट्स हैं, ये दोनों ही मतलब कि इगलिटेरियन कोड को लाइक मतलब प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों मतलब बैलेंस, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। फिर बोलता है इट अलाउड क्लासिफिकेशन ऑफ मोर बैकवर्ड क्लासेस बट ओनली एप्लीकेबल टू OBC। यानी कि वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि SC/ST का जो ना मतलब दिया हुआ है वो ऑलरेडी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनका प्रोवाइडेड है सब कुछ, तो इसीलिए वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन अलाउड नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि वो मना कर रहे हैं। ये इशू इसलिए ब्लू मार्क में है क्योंकि ये आगे हम डील करने वाले हैं, और ठीक है, बट वो OBCs में क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर देते हैं। अब वो बोलते हैं कास्ट कैन बी सोल क्राइटेरिया बेसिकली, तो यहाँ पे बालाजी को वो ओवर रूल कर दिया उन्होंने, ठीक है? बालाजी ओवर रूल्ड। फिर एक कैरी फॉरवर्ड इन वैकेंसी वाज अलाउड बट कांट एक्सीड द 50% लिमिट, यहाँ पे बालाजी को उन्होंने अधेर किया। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट परमिसिबल एंड ओनली इन अपॉइंटमेंट, ठीक है? तो डिफरेंस है, हमने देखा आर्टिकल 16(1) की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों के बारे में बात किया गया है।
अब एम्प्लॉयमेंट को माना गया था प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड किया गया था प्रमोशन में, ठीक है, ये रंगचारी वाले केस में बोला गया था, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, प्रमोशन में अलाउड नहीं कर रहे हैं हम। और फिर वो बोलते हैं रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया लोन। अगेन ये जो है ओवरऑल हो चुका है अब, क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल चुका है जनहित अभियान के केस में, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखो तो मतलब काफ़ी इसमें कुछ ओवररूल भी हो गया है, एक तो मतलब केस लॉ से अब जो आए हैं, और दूसरा जो है मतलब अमेंडमेंट से, ठीक है। तो उसके बाद ये पार्टिकुलरली 5 केसेस होते हैं, रफली 6 केसेस होते हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एक तो होता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह और अजीत सिंह का, फिर एम नागराज का होता है, फिर चिनाया, सबसे लैंडमार्क केस है चिनाया, क्योंकि यही पूरा बेसिस फॉर्म करने वाला है हमारा इस इशू का सब क्लासिफिकेशन पे। फिर जर्नेल सिंह का केस होता है लक्ष्मी नारायण पे, और फिर दविंदर सिंह जो कि अभी प्रेजेंट केस है जिसको हम डील करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। तो रिगार्डिंग प्रमोशन क्या होता है कि अब मान लो जजमेंट आ गई, इंदिरा सोनी का पूरा जजमेंट आ गया, अब गवर्नमेंट के लिए तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट इतने सालों से प्रमोशन में मतलब कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है, और फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, प्रमोशन में मतलब कि रिजर्वेशन तुम दे नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को तो पॉलिटिकल गेन्स अपने करने हैं ना, तो इसलिए उन्होंने जुडिशियल वर्डिक्ट को क्या किया, ओवरराइड करने की कोशिश की, जिसके लिए, और वो कैसे ओवरराइड करेंगे, ऐसा तो है नहीं, बोल नहीं सकते कि हम आपकी फॉलो नहीं करेंगे ऑर्डर। उन्होंने अमेंडमेंट लाया यहाँ पे। तो अमेंडमेंट आया पहले सबसे 77th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 77th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि उन्होंने आर्टिकल 16 में क्लॉज 4A को इंसर्ट किया, ठीक है। 4 क्लॉजेस थे, ऑलरेडी हमने देख लिया 16, 1, 2, 3, 4, राइट। अब उन्होंने क्लॉज 4 में क्या किया, ए इंसर्ट किया, क्लॉज 4A। वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशंस इन द मैटर ऑफ प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डाल दिया एक्सप्रेसली कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब कि कुछ भी प्रिवेंट नहीं है स्टेट को, स्टेट जब चाहे बना सकता है। और फिर ये आगे ऐड होगा, ये पहली ओरिजिनल टेक्स्ट में विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी नहीं था, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कैसे ऐड हुआ अभी। तो ओरिजिनल टेक्स्ट में ये मिसिंग था, ठीक है। तो विद प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट, ठीक है, तो एक क्लास या मल्टीपल क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ SC एंड ST विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये होता है 77th अमेंडमेंट एक्ट से। तो कोर्ट जो है वो भी अपना कैचअप रूल इवॉल्व करती है, ठीक है, और वो वीरपाल सिंह और अजीत सिंह के केस में आता है। फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट से फाइनली ये लोग क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी डालते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में। अब ये सब हो क्या रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि ओवरराइड करना होता है जुडिशियल वर्डिक्ट को, तो वो ओवरराइड करते हैं, बोलते हैं प्रमोशन में अब रिजर्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, अब रिजर्वेशन जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये दोनों ही 5 साल से एम्प्लॉयड है किसी जॉब में, ठीक है। ये मान लो जनरल कास्ट का है, ठीक है, ये मान लो जनरल कास्ट का है, और ये लोग SC ST के हैं, ठीक है, B जो है SC ST को बिलोंग करते हैं। तो मिस्टर B जो है उनको पहले मतलब कि एक तो मतलब कि क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन है ना, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है ऑलरेडी, तो उनको पहले मतलब कि प्रमोशन मिल गया अब, ठीक है। लेकिन A जो थे मतलब कि नॉर्मली उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो 6 साल से मान लो काम कर रहे हैं, B से 5 साल से काम कर रहे हैं, तो A जो है B के सीनियर है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। बट क्योंकि अब B को प्रमोशन मिल गया पहले, तो जब भी अब A को प्रमोशन मिलेगा, B सीनियर होगा ना A का, तो यहाँ पे सीनियोरिटी जो है रिटेन नहीं हुई। तो कोर्ट्स क्या करते हैं, कैचअप रूल इवॉल्व करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है, तुम दो, तुम्हें हमारी जुडिशियल वर्डिक्ट को ओवरराइड करना है, कर लो, ठीक है। बट अब क्या होगा ना, जब मिस्टर A जो है प्रमोटेड होंगे लेटर ऑन, यानी कि मान लो 2 साल बाद हो रहे हैं मिस्टर B के, ठीक है, मिस्टर A जो है प्रमोट हो रहे हैं, तो वो अपनी सीनियोरिटी जो उनके पास पहले थी, जब B प्रमोट नहीं हुआ था और A भी प्रमोट नहीं हुए थे, ये दोनों मतलब कि प्री प्रमोशन, तो जो सीनियोरिटी मिस्टर A के पास थी B के ऊपर, वो रिटेन हो जाएगी, भले ही वो बाद में प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सीनियोरिटी उनकी रिटेन हो जाएगी उसके ऊपर, बट उसको भी ओवररूल कर दिया गया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्लॉज 4A में 85th अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी उन्होंने वर्ड किया, और उन्होंने ये जजमेंट जो है वीरपाल सिंह और अजीत सिंह के जजमेंट को नेगेट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि अब से प्रमोशन मतलब कि रिजर्वेशन मतलब जो है प्रमोशंस में भी मिलेगा, SC ST कैंडिडेट जो है जनरल कैंडिडेट से पहले प्रमोट होंगे, क्योंकि रिजर्व कोटा है उनके पास, और सीनियोरिटी भी रिटेन नहीं होगी जब वो जनरल कोटा फाइनली मतलब कि जनरल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो फाइनली जब प्रमोट हो भी जाएंगे, तो जैसा है वैसा का वैसा चलता रहेगा, कोई कैचअप रूल नहीं होगा। फिर आता है दूसरा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग मतलब कि जजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कैरी फॉरवर्ड जो है मतलब कि उसको बोल दिया था, राइट, कि कैरी फॉरवर्ड जो है 50% सीलिंग लिमिट के बारे में, तो इसमें वो क्लॉज 4 भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 85th अमेंडमेंट एक्ट और 82nd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, क्लॉज 4 भी और क्लॉज आर्टिकल 335।
आर्टिकल 335 क्या बात करता है? आर्टिकल 335 बोलता है कि मान लो जैसे कोई एग्जाम है, ठीक है, हर एग्जाम में एक स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं। जैसे मान लो 500 500 मार्क्स का एग्जाम है, तो उसमें मान लो क्वालिफाइंग मार्क्स 300 है, तो SC ST के लिए वो 240 या 220 मार्क्स रखा जा सकता है, ठीक है। और अगर ये लोअर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जा रहा है तो इसको मतलब ये नहीं माना जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है या एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि 335 रिलेट करता है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब लोअर क्वालिफाइंग मार्क्स सेटअप किए जाते हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए, तो इसको इम्प्लाई ये नहीं किया जाएगा कि इससे लोअरिंग हो रही है मतलब कि मेरिट की, ठीक है, या इससे मतलब कि कोई एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। जब भी मतलब कि ये कोई यूनियन सर्विस मतलब UPSC हो गया, राइट, या पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके एग्जाम्स में ये लोअर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 81st अमेंडमेंट एक्ट में 4B में वो बोलते हैं, ठीक है, कि सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी जो है वो फिल्ड हो सकती है सक्सीडिंग ईयर में, ठीक है, एंड एनी सच क्लास ऑफ वैकेंसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसी ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड। तो यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड के बारे में उन्होंने मन किया था ना, मतलब कि है ना, कैरी फॉरवर्ड जो है इंदिरा सोनी में उन्होंने अलाउ नहीं किया था, बट इन्होंने अलाउ कर दिया। इन्होंने बोला कि ठीक है, इन्होंने बोला कि 50% सीलिंग लिमिट जो है, ठीक है, उसको साथ में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड को भी इन्होंने लीगलाइज कर दिया एक तरह से। तो यानी कि उन्होंने क्या किया बेसिकली इन चारों अमेंडमेंट से? पहली बात तो देखो, प्रमोशन उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ऐड करके ये भी बोला कि जो बाद में जनरल क्लास के कैंडिडेट्स प्रमोट हो रहे हैं वो रिटेन नहीं करने वाले अपनी सीनियोरिटी, वो सीनियोरिटी रीगेन नहीं करेंगे। जैसे आप मतलब कि अगर कल मैं आज प्रमोट हुआ और आप कल प्रमोट हो गए तो मैं ही सीनियर हूँगा ना आपका, तो वो वैसे का वैसे सिचुएशन रहेगी सिंपली। और लास्टली उन्होंने बोला कैरी फॉरवर्ड जो है हो सकता है, और इसका और आर्टिकल 335 में एक्सप्रेसली क्वालिफाई कर दिया कि लोअर क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब ये नहीं माना जाएगा कि एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो रही है। अब ये सारे के सारे जो मतलब अमेंडमेंट्स थे, 77, 81st, 82nd, 85th, ये सब के सब ओवरराइड कर रहे हैं जुडिशरी को, राइट, जुडिशियल वर्डिक्स को जो आया इंदिरा सोनी इन सब में। तो इसको चैलेंज किया जाता है M नागराज के केस में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसे अपेल्ड कर दिया जाता है और बोलते हैं 3 पैरामीटर्स को बस अध्ययन करना जरूरी है। पहली बात, एक तो बैकवर्डनेस को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा जिस भी कास्ट के लिए आप रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरी, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये दिखाना पड़ेगा। और फाइनली आर्टिकल 335 से रिलेटेड है ये, मेंटेन ओवरऑल एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों की तीनों एक साथ अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मतलब ये परफेक्टली फाइन है। अब आता है हमारा फाइनली इशू ऑफ सब क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा इंदिरा सोनी और ये सब के जजमेंट्स क्या चल रहे थे, गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था, और फाइनली कितना मतलब एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन अलाउ किया गया। अब आता है कि ये पूरा मैटर ऑफ इशू सब क्लासिफिकेशन कहाँ से अराइज हुआ पहली प्लेस में, ठीक है। तो ईवी चिनाया, इसमें 2 जजमेंट्स हैं हमारे पास पार्टिकुलरली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही जजमेंट्स जो है डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू पॉइंट्स हमें देते हैं, ठीक है। एक तो है पहले ईवी चिनाया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस 2005 में, और दूसरा है जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में, जो कि रीसेंट है, ठीक है। तो ईवी चिनाया के केस में क्या होता है ना, जैसे हमने आर्टिकल 341 तो पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट के पास वहां पे नोटिफिकेशन की पावर होती है। तो आर्टिकल 341 बोलता है कि देयर कैन बी ओनली वन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द रिगार्ड टू स्टेट, एंड दैट लिस्ट शुड इंक्लूड ऑल स्पेसिफाइड कास्ट, रेस और ट्राइब और पार्ट्स ऑफ गुड नोटिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। सो जितना भी जो भी इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ले लो ना, जब भी कभी रेफरेंस अगर ले मेरा बोल रहे हो शेड्यूल कास्ट को, तो यानी कि इसका मतलब है इस लिस्ट को रेफर कर रहे हो जो आर्टिकल 341 के अंदर है, जो कि प्रेसिडेंट प्रिपेयर कर रहा है। और कोई रेफरेंस सब क्लासिफिकेशन को नहीं है या डिवीजन को नहीं है इस सेड लिस्ट में, एक्सेप्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द 330 कैसे क्या है, हमने पढ़ा कि रिजर्वेशंस फॉर द इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। मतलब कि सिंपली वो बोल रहे हैं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में तुम SC ST को रेफर करते हो ना, तो तुम इस लिस्ट को रेफर करते हो, ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो आर्टिकल 341 के अंदर दिया हुआ है एक्सप्रेसली। और कोई सब क्लासिफिकेशन जो एग्जिस्ट अगर करता भी है इस लिस्ट के अंदर इटसेल्फ, तो वो 330 के लिए एग्जिस्ट करता है सिंपली, और किसी पर्पसेस के लिए नहीं एग्जिस्ट करता। तो वो बोल रहे हैं कि all the caste included in the schedule under Article 341 would be deemed to be one class of person. So principle laid down in Indira Sawhney for subclassification of OBC cannot be applied as a precedent for subclassification or subgrouping scheduled caste in the presidential list. यानी कि वो बोल रहे हैं इंदिरा सोनी में तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि उन्होंने बोला कि SC ST जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है, तो उनको तुम सब क्लासीफाई नहीं करोगे, बट OBCs को तुम सब क्लासीफाई कर सकते हो। तो ईवी चिनाया भी सेम ही बोल रहा है, चिनाया बोल रहे हैं मतलब वहाँ पे भी कि इंदिरा सोनी ने मतलब कि एक्सप्रेसली जो सिर्फ OBCs के लिए अलाउ किया सब ग्रुपिंग, जो जहाँ तक बात है SC ST के लिए तो वहाँ पे सब क्लासिफिकेशन नहीं अलाउड है।
अब जर्नैल सिंह जो है वो बोलता है एम नागराज को ओवररूल करता है, ठीक है, और वो बोलता है कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस जो है उसे स्टक डाउन करता है, बट वो बोलता है कि एक क्वांटिफाइबल डेटा स्टेट को निकालना चाहिए प्रूव करने के लिए कि क्या SC ST जो है एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड है या नहीं, और इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन इन SC ST, ठीक है। तो यानी कि जर्नैल सिंह डायरेक्टली नहीं बात कर रहा कि सब क्लासिफिकेशन अलाउ करो या नहीं, बट वो जस्टिफाई करता है और वो चिनाया जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। कैसे? क्योंकि जर्नैल सिंह में बोलता है कि देखो एक SC ST है, ठीक है, जो SC ST को बेनिफिट मिलना चाहिए वो उन लोगों को मिलना चाहिए ना जिन लोगों को मतलब एक्चुअली में ज़रूरत है। अब बहुत बार क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट एक फैमिली को मिल गया, मान लो एक SC ST फैमिली को, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब उसके जो बाल बच्चे हैं उनको भी मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कास्ट चेंज हो गई, कास्ट तो सेम रहेगी, लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। क्रीमी लेयर उसको रेफर करते हैं जो कि मतलब जिनको ज़रूरत नहीं है बेनिफिट की, लेकिन वो फिर भी बेनिफिट डराइव कर पाते हैं कि सिंपली बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ देयर कास्ट, राइट। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए जर्नैल सिंह में बोलते हैं कि सब क्लासिफिकेशन नेसेसरी है इस क्रीमी लेयर को हटाने के लिए, तो वो चिनाया जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। तो क्योंकि ये दोनों ही जजमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या सब क्लासिफिकेशन अलाउड है या नहीं है। तो इसीलिए इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड फाइनली। तो प्रेजेंट केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह, जो कि 2011 में फाइल किया गया था, और इसका जजमेंट जो आया है 6-1 बाई इन फेवर आया है, ठीक है, यानी कि 6 लोगों ने फेवर में बोला है और एक डिसेंटिंग आया है। डिसेंटिंग जज का नाम क्या है? जस्टिस बेला त्रिवेदी, ठीक है, ये याद रख लेना, डिसेंटिंग जज जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो इसमें पार्टीज जो है स्टेट ऑफ पंजाब है पहली बात तो, ठीक है, ऑब्वियसली नाम में ही स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी पार्टी है स्टेट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने भी एक सिमिलर एक्ट पास किया था, और फिर यूनियन ऑफ इंडिया फाइनली। तो मैट्रिक्स ऑफ फैक्ट बता कि जिसकी वजह से ये प्रेजेंट केस आया, तो उसमें होता क्या है कि एक स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है पंजाब की, वो पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन एक्ट 2006 टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, मतलब कि वो एक एक्ट पास करते हैं 2006 में, जिससे कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके वो सर्विसेज में अपने, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब इसमें प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट होती है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्या है बेसिकली? उसके अंदर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है, आर्टिकल 226 रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। और सिमिलरली अगर सुप्रीम कोर्ट में होता तो क्या होता, वो आर्टिकल 32 होता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर होता तो आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट में है तो आर्टिकल 226 जैसे कि फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट होते हैं आर्टिकल 226 के अंदर फॉर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द पंजाब एक्ट विद सब क्लासिफाइड कास्ट फॉर कोटाज इन रिजर्वेशन। तो उसने क्या किया था ना, पंजाब का ये जो 2006 का एक्ट था, इसने सब क्लासिफिकेशन कर दिया था बेसिकली, ठीक है, कास्ट को, कि इस कास्ट को इतना मिलेगा, इस कास्ट को इतना मिलेगा, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो और सब क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा भी डिसाइडेड मैटर है नहीं, हमें नहीं पता अलाउड है या नहीं। तो यहाँ पे जजमेंट पास होती है 29 मार्च 2010 को अब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, और वो डिक्लेयर करते हैं कि जो सेक्शन 45 है जो सब क्लासिफिकेशन कर रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो रिलाई करते हैं इसमें चिनाया जजमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेट होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे स्टेट पास कर रहा है तो स्टेट को तो चाहिए ना कि सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करे, तो स्टेट बोलता है कि जो चिनाया जजमेंट जो है, ठीक है, तो चिनाया डज नॉट अप्लाई टू द कंट्रोवर्सी इन द हैंड एंड द डिसीजन इन एनी इवेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द जजमेंट ऑफ द 9 जज बेंच इन द इंदिरा सोनी। तो यानी कि मतलब स्टेट जो बोलते हैं अपील कर रहा है इस डिसीजन के अगेंस्ट, वो बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि चिनाया जजमेंट का यहाँ पे कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो 2014 में जाके क्या होता है, 3 जज बेंच जो है उस डिसीजन को डिटरमाइन करने के लिए चिनाया जजमेंट की वेदर ये करेक्ट था या नहीं था, एक लार्जर बेंच को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 3 जज बेंच ऑब्जर्व करते हैं कि जजमेंट को रिविजिट करना जरूरी है कंसिडरिंग आर्टिकल 338 द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन द इंदिरा सोनी एंड द इंटरप्ले बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 338 एंड 341। आर्टिकल 338 हमने ऑलरेडी अभी देखा कि नेशनल कमीशन के बारे में, 16 अभी ऑलरेडी देखा हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, और 341 यानी कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने भी एक सिमिलर एक्ट इनैक्ट किया था, लेकिन उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द चिनाया। तो अब चिनाया जजमेंट में क्या होता है कि अब चिनाया जजमेंट को थोड़ा डिटेल में मतलब कि जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें मेनली पूरा जो देवेंद्र सिंह का जजमेंट है, ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट केस है वो चिनाया के ही ऊपर है। तो क्या होता है कि एक 3 जज बेंच होती है, उसको कॉल अपॉन करते हैं वो एजुकेट करने के लिए वैलिडिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र प्रदेश की एक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें भी वही चीज़ वो करते हैं, वो ये 4 ग्रुप बना देते हैं ABCD, और उस ग्रुप में क्या होता है अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज वाइज मतलब कि सीट एलोकेशन होता है, सब क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे अपेलेंट जो है वो आर्ग्यू करते हैं, मतलब जो इसके अगेंस्ट होते हैं, कि सब क्लासिफिकेशन जो है मतलब कि अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होमोजीनियस क्लास है। जबकि स्टेट आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास तो देखो आर्टिकल 341 के अंदर, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, प्रेसिडेंट के पास नोटिफिकेशन की पावर है। तो और 341(2) में हमने देखा कि एडिशन और डिलीशन तो हम कर ही सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हम तो अपनी सिर्फ पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जबकि वो लोग बोलते हैं कि ये होमोजीनियस क्लास है तो सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिस हेज जो है उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही रेलिवेंट है। वो बोलते हैं मतलब कि यहाँ पे मतलब अपोल्ड करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सब क्लासिफिकेशन अलाउ नहीं करते, यानी कि वो एपिलेंट्स के साथ मतलब चाहते हैं। वो बोलते हैं उनके रीजनिंग, देखो रीजनिंग समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं रीजनिंग को आगे जाके चैलेंज किया जाता है प्रेजेंट केस में, ठीक है। तो बोलते हैं पहली बात तो देखो भाई, शेड्यूल कास्ट जो है अपनी क्लास फॉर्म करते हैं, इसके लिए वो रेफर करते हैं आर्टिकल 341, जिसमें प्रेसिडेंशियल लिस्ट के बारे में अभी ऑलरेडी हमने देखा, और आर्टिकल 366(24) अभी हमने देखा। उसमें क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे बोला, वहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि जब भी शेड्यूल कास्ट को रेफर किया जा रहा है इस इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में, तो सिर्फ वो आर्टिकल 341 के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, वहाँ पे कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लास फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है दे आर फॉर्मिंग क्लास बाय देमसेल्फ, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, now reservations are not constitutional mandate, and once the state has fulfilled the obligation to reserve certain seats under article 15(4) and 16(4), it cannot apportion reservation of subclasses, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है जो उन्होंने दिया है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्टेट का जो मैंडेट है ना वो सिर्फ रिजर्वेशन को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो रिजर्वेशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, मतलब वो बोल रहे हैं कि स्टेट का वनली ऑब्लिगेशन है कि वो सर्टेन सीट्स को रिजर्व करे 15(4) के अंदर और 16(4) के अंदर। अब एक बार उसने वो काम कर दिया है तो उसके बाद पॉइंट ही अराइज नहीं होता, स्टेट का कुछ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग नहीं है। तो स्टेट का क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है रिजर्वेशन करने का एज ए वोनली, तो यानी कि वहाँ पे स्टेट के पास पावर ही नहीं है करने की। फिर वो बोलते हैं कि आर्टिकल 14 को ये वायलेट करेगा अगर हम सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे अलाउ करते हैं। फाइनली वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ शेड्यूल कास्ट क्लास एज अ होल। तो यानी कि इसीलिए स्टेट जो है इनको सब डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर लीगल फिक्शन का मतलब बेसिकली वो चीज़ है जो एग्जिस्टिंग रियलिटी में नहीं है, मतलब वो रियलिटी में ऐसा नहीं है बट वो लॉ के लिए ऐसा माना जाता है तो उसे वैसे ही ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एडॉप्शन, तो एडॉप्शन में बच्चा जो होता है वो रियल नहीं होता है, लेकिन एडॉप्ट करने के लिए मतलब कि उसको लीगैलिटी देने के लिए उसे लीगल फिक्शन माना जाता है कि वो आप ही का बच्चा है, राइट। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसको जो शेड्यूल कास्ट है इसको होमोजीनियस क्लास मतलब एज ए लीगल फिक्शन ट्रीट किया जा रहा है, तो तुम सब क्लासिफाई इसे नहीं कर सकते। अब शिनाया जजमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये डिटरमाइन नहीं करता कि अगर आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि सब क्लासिफिकेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस का परमिसेबल है, क्योंकि इंदिरा सोनी में अभी हमने ऑलरेडी देखा कि ओबीसीज को तुम सब क्लासीफाई कर सकते हो। तो मतलब कि अगर बैकवर्ड क्लासेस को तुम सब क्लासीफाई कर सकते हो तो तुम शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं कर सकते हो, लाइक इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो और ऑलरेडी हमने देखा SEBC में, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो आर्टिकल 15(4) में दिया हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इंक्लूडेड है, क्योंकि द वर्ड दैट इज यूज्ड इज और देयर। तो यानी कि जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SEBC में इंक्लूडेड है और जब तुम बैकवर्ड क्लासेस को अलाउ कर रहे हो सब क्लासीफाई करने से, तो तुम यहाँ पे क्यों रोक रहे हो? दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एन एडुकेट इनफ रीजनिंग टू जस्टिफाई दैट। दूसरी चीज तो ये है कि शेड्यूल कास्ट आर नॉट अ होमोजीनियस क्लास, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू द मोस्ट डाउन ट्रोडन ऑफ द क्लास। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे आ जाता है। दूसरा ये है कि इट वुड बी ओपन टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 16(4) टू ग्रांट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन अ रैशनल बेसिस टू सर्टेन कास्ट विद इन शेड्यूल कास्ट बाय फिक्सिंग अ रीजनेबल कोटा। तो यानी कि अगर कोई कास्ट जो है मतलब एक्सप्रेसली शेड्यूल कास्ट में कितने सारे कास्ट आते हैं, हमने ओबीसीज में ही खुद ही देखा कि 3743 कास्ट आइडेंटिफाई किए गए थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। तो शेड्यूल कास्ट में भी काफ़ी कास्ट होंगे, तो अगर कुछ कास्ट ऑब्वियसली ज़्यादा डाउन ट्रोडन है, ज़्यादा मतलब कि बेटर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, तो यानी कि उनको ज़्यादा मतलब कि प्रेफरेंस देना चाहिए ना। फिर दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर एक क्लास को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी क्लास को हम मतलब कि लिस्ट से निकाल रहे हैं, बस उनको मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उतनी नहीं दे रहे जो दूसरी क्लास को देंगे। तो अब हमारे पास आता है प्रेजेंट केस फाइनली। अब ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया बैकग्राउंड क्या है, चिनाया जजमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिस हो गई और क्या क्या चीज़ें पे हमें डेल्व करना ज़रूरी है। तो मेनली 4 चीज़ें थी जिस पे डील करना ज़रूरी है इस प्रेजेंट केस में। पहली चीज़ तो ये है कि वेदर सब क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिजर्व क्लास इज परमिसिबल अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16। सबसे इंपॉर्टेंट है 14, 15, 16।
फिर है कि वेदर द शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, ये भी जरूरी है। फिर है आर्टिकल 341, अभी हमने देखा लीगल फिक्शन के बारे में, तो क्या डीविंग फिक्शन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फाइनली अगर मान लो ये तीनों सेटिस्फाई हो भी जाते हैं तो क्या कोई लिमिट है सब क्लासिफिकेशन के स्कोप पे, या तुम इन्फिनिटली सब क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहला हमारे पास आता है कि वेदर सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व क्लास इज परमिसिबल आर्टिकल आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो ये जजमेंट से लिया गया आर्टिकल पैरा 85। अगर हम पैरा 85 देखें तो इसमें बोला गया है कि इट्स नॉट अ गिवन दैट अपॉइंटीज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड क्लास मेयरली अपॉइंटमेंट टू वन पोस्ट। मतलब कि अगर तुम एक अपॉइंटमेंट कर रहे हो बस, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एक ही पोस्ट को अपॉइंट हो रहे हैं तो मतलब वो एक क्लास बन गया। अब इवन अपॉन इंटीग्रेशन जो है ग्रुप्स जो है अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास है, ठीक है, अपनी एक क्लास ग्रुप ले लो, तो अपने क्लास में अगर आप एक टीचर आता है और आपको बोलता है कि ये 6 ग्रुप है, तो क्या वो 6 ग्रुप अगर साथ में काम करने लग जाए किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या वो ग्रुप आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है? नहीं, वो ग्रुप आइडेंटिटी तो तब भी रहती है ना, मतलब की। तो सिमिलरली वो बोलते हैं कि सिंपली बिकॉज मतलब ये लोग एक ही चीज़ के लिए काम करने लग जाए या एक जगह इंटीग्रेट होने लग जाए, इसका मतलब ये नहीं इनकी आइडेंटिटी इरेज हो गई है। तो वो बोलते हैं कि इट्स एस्टैब्लिश परसेप्ट दैट आर्टिकल 14 जो है वो फैक्चुअल इक्वालिटी मतलब देता है, ना कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी। तो अगर पर्सन जो है मतलब वो सिमिलरली सिचुएटेड ही नहीं है लॉ के लिए, तो क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल। सो सेम लॉजिक इज अप्लाई टू सब क्लासिफिकेशन। वो मतलब बोल रहे हैं कि जैसे हम रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ए और बी की सिचुएशन जो है डिफरेंट है। ए जनरल क्लास से है, बी जो SC ST से है, दोनों की सफरिंग्स डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। तो सिमिलरली अगर बी और सी जो है मतलब भले ही दोनों SC ST है, बट दोनों की सिचुएशन काफ़ी अलग है। बी मान लो थोड़ा ज़्यादा रिच है, सी जो है इतना रिच नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब कि सी को मिलना चाहिए ना ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस यहाँ पे। तो उसी बेसिस में सब क्लासिफिकेशन भी अलाउ होना चाहिए। तो इसलिए लॉ कैन फर्दर क्लासीफाई अ क्लास दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय लॉ फॉर द लिमिटेड पर्पस इफ इट इज हेट्रोजीनियस फॉर अनदर पर्पस, है ना। तो अगर वो किसी दूसरे पर्पस के लिए हेट्रोजीनियस है यानी कि डिफरेंट है, तो उसे वो डिफरेंट क्लास ट्रीट कर सकता है। ये आर्टिकल 14 में परमिसिबल है। फिर दूसरी चीज जो देखनी जरूरी थी वो है आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 335। आर्टिकल 16(4) क्या बात करता है हमने ऑलरेडी अभी देखा, एक्सेप्शन नहीं है, वो फैसेट है आर्टिकल 16(1) का। तो यानी कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मतलब कि अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि फेवर में गवर्नमेंट जो है कोई प्रोविजन बना सकती है। और 335 में हमने एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, यानी कि मेरिट के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं वो कि आर्टिकल 335 जो है ना कोई लिमिटेशन नहीं है ऑन द पावर अंडर आर्टिकल 16(1) एंड 16(4). रैदर इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंसिडरिंग द क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल पब्लिक सर्विस। अब ये ना इस पैरा से सबसे अच्छा समझ आएगा। जैसे देखो इसमें वो बोलते हैं जज कि द प्रिविलेजेस जो मतलब फॉरवर्ड क्लासेस को होती है ना, लाइक जैसे मान लो अच्छी स्कूलिंग, अच्छे ट्यूटोरियल, अच्छे कोचिंग सेंटर्स मतलब जो कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपरली पढ़ाते हैं, सोशल नेटवर्क, कल्चरल कैपिटल मतलब जो भी बुक्स आपको ईजिली मिल जाती है, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, आई मीन। तो ये सारी चीज़ें जो हम आए दिन मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर द ग्रांटेड, दे आर समथिंग दैट इज समथिंग वेरी प्रिविलेज एंड इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन हैज़ इट एंड ऑल। ठीक है, तो जब भी हम मेरिट के बारे में बात करते हैं हमें हमेशा प्रिविलेज से मतलब कि स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि प्रोविजन टू आर्टिकल 35 मतलब को रेफर करते हैं। वो बोलते हैं कि ऑलरेडी इस प्रोविजन में क्या बोला गया है कि ये पॉलिसी जो कोई अलाउ करती है लोअर क्वालिफाइड मार्क्स के लिए या लोअर स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन के लिए, ये कॉन्ट्रेरी नहीं है एफिशिएंसी को। तो अगर किसी पर्सन को 300 मार्क्स में ले रहा हूँ और किसी पर्सन को 200 मार्क्स में ले रहा हूँ, बट ये SC है और ये जनरल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको मतलब कि कोई बहुत बड़ा मतलब उपकार कर दिया है वो। दैट्स नॉट समथिंग लाइक दैट इज डाउनग्रेडिंग द एफिशिएंसी, इट्स समथिंग दैट इज लाइक डिजर्व टू दैट कैंडिडेट सिंपली बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दैट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन। फिर रिजर्वेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ी लाइन कि रिजर्वेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन कॉन्फ्लिक्ट बाय बिटवीन मेरिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर है वेदर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजीनियस और अ हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। तो ये बहुत पुराना केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट इसमें जस्टिस देसाई ने ऑलरेडी बोला था कि सब क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल बट इट मस्ट बी डिटरमाइंड इफ द क्लास इज होमोजीनियस फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ। तो यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है? होमोजीनियस यानी कि सेम है, यानी कि A है, B है, C है, D है, ये सारे के सारे क्या है? अल्फाबेट्स है, मतलब होमोजीनियस है। 1 2 3 4 क्या है? होमोजीनियस है। पर सिमिलरली मान लो यहाँ पे 1 में डालूँ, यहाँ पे A डाल दूँ मैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे रोमन न्यूमेरल डाल दूँ मैं, मतलब कि है ना। तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग हो गई ना, मतलब सभी लोग अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि वो हेट्रोजीनियस है या नहीं। अगर वो सेम ही सब लोग सेम ही सिचुएशन में रिलेटेड है तब कोई सब क्लासिफिकेशन का सेंस नहीं बनता।
तो जस्टिस देसाई ने एक टेस्ट दिया, मतलब कि उन्होंने बोला कि द टेस्ट दैट कोर्ट मस्ट फॉलो टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द सब क्लासिफिकेशन इज कि पहली बात तो ये देखना जरूरी है कि वेदर द क्लास इज होमोजीनियस और सिमिलरली सिचुएटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्पस ऑफ द स्पेसिफिक लॉ। तो क्लास होमोजीनियस हो हेट्रोजीनियस हो वो फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है कि क्लास हेट्रोजीनियस जो है पर्पसेस ऑफ द स्पेसिफाइड लॉ है या होमोजीनियस है पर्पसेस ऑफ द स्पेसिफाइड लॉ है, तो लॉ से उसका क्या रिलेशन है। दूसरी चीज ये है कि अगर आंसर टू ए मतलब जो है ये आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि वेदर द क्लास इज होमोजीनियस, अगर ये येस है इसका आंसर तो क्लास को सब क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये होमोजीनियस है ऑलरेडी। बट अगर नेगेटिव है यानी कि हेट्रोजीनियस है तब क्लास को सब क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन एक दो स्टैंडर्ड फुलफिल करके। पहली बात तो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए जो क्लास को मतलब कि सब क्लासिफाई कर रहा है, और दूसरा इसका एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेचू। यानी कि देखो ये आर्टिकल 14 का भी बेसिकली ये आर्टिकल 14 से फ्लो करता है। यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बेसिकली एक फैंसी टर्म है, इसमें बस वो बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर मतलब सेंसिबल टर्म होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि एक आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन कर दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लो तुम 50 ईयर ओल्ड हो, तुम 60 ईयर ओल्ड हो तो इसलिए 50 ईयर ओल्ड को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, 60 ईयर ओल्ड को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, नहीं, वो तो एज बेस्ड मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक प्रॉपर मतलब लाइक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जैसे मान लो नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये एक प्रॉपर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया माना जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को सेंटेंसिंग के बारे में हमें क्लासिफाई करना है तो एक प्रॉपर इंटेलिजेंट मतलब होना चाहिए, और रैशनल नेक्सस यानी कि उसका एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेचू से मतलब पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट क्लासिफाई कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट मीट ही नहीं होने वाला उस क्लासिफिकेशन से। तो अगर हम एज फार एज बालाजी में जाए जहां पे पहली बार सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई थी, रिजेक्ट की गया था, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा, राइट। तो उसके थोड़े ही टाइम बाद एक केस आया था वसंत कुमार, उसमें क्रिटिक किया गया बालाजी को। उसमें बोला गया कि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सब क्लासिफिकेशन विद इन अ रिजर्व क्लास इज वैलिड प्रोवाइडेड बोथ द क्लासेस आर फार बिहाइंड द एडवांस क्लास एंड वन ऑफ द क्लासेस फार एट द मोस्ट बैकवर्ड क्लास। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन तुम कर सकते हो, ए है, बी है, सी है, मान लो तीनों ही मतलब SC ST में बिलोंग करते हैं। जरूरी बस ये है कि अगर तुम इन तीनों को सब क्लासिफाई कर रहे हो तो बी जो है ए के आगे होना चाहिए, सी जो है बी के आगे होना चाहिए, मतलब ये इनकी सर्कमस्टांसेस, इनकी पोजीशन, इनकी स्टेटस डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो ये वसंत कुमार में ऑलरेडी इसका क्रिटिक कर दिया गया था बहुत पहले। तो इंदिरा सोनी में मतलब कि वो पैरा नंबर 803 में बोलते हैं कि देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस इशू। अब जैसे मान लो आर्टिकल 16(4) है तो वो एक क्लास को रिकॉग्नाइज कर रहा है ऑलरेडी, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, जैसा कि हमने देखा। इट डज नॉट स्पीक सेपरेटली ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज दिस आर्टिकल 4, बट इवन सो इट्स बियॉन्ड कॉन्ट्रोवर्सी दैट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर आल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। यानी कि वो बोल रहे हैं कि इट्स वेल एक्सेप्टेड फिनोमिनॉन, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ST ले लो, SC ले लो, OBC ले लो, तुमने सभी को क्लम्प कर दिया है SC BC के अंदर यहाँ पे, राइट। बट OBCs जो है दे विल टेक अवे ऑल द वैकेंसी लिविंग SC एंड ST हाई एंड ड्राई। तो मतलब प्रॉब्लम जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि अगर तुम SC ST को क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है, SC ST को क्लासीफाई करने से क्यों मना कर रहे हो जब तुम OBCs को अलाउ कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे बोथ को रिजर्वेशन जो मिल रहा है इसीलिए तो मिल रहा है क्योंकि दोनों बैकवर्ड है, दोनों की सिचुएशन बहुत ही खराब है, राइट। तो मतलब वो कह रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पे पैरा 8 नंबर 03 में बताइए क्या कह रहे हैं। वो पैरा 803 में कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि तुम SC ST में सब क्लासिफिकेशन करो, नहीं, जुडिशरी का काम ये नहीं है कि कभी भी मतलब बोलना कि तुम ये करो। बस वो ये बोल रहे हैं कि अगर स्टेट का मन करता है करने का, ठीक है, लेकिन इफ अ स्टेट चूजेस टू डू इट, इट इज नॉट इम्परमिसिबल इन लॉ। तो यानी कि ये आर्ग्यूमेंट जो चिनाया में आया था ना कि ये जो सब क्लासिफिकेशन एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये गलत है। सब क्लासिफिकेशन स्टेट के पास हमेशा से पावर रही है, वो कर सकता है, उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था ये पैरा नंबर 803 में। तो इसीलिए वो बोलते हैं जस्टिस जीवन रेड्डी कि इंटर से बैकवर्डनेस होना चाहिए पहली बात तो इन सेम क्लास में, ठीक है, तो मोर बैकवर्ड क्लास को बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा ये कि आर्टिकल 16(4) जो है ओनली आइडेंटिफाइज द बेनिफिशियरी क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस, और आर्टिकल 15(4) वाइडर है, SC BC को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसमें ऑलरेडी SC ST OBC सब इंक्लूडेड है। फिर है कि वेदर आर्टिकल 341 क्रिएट्स अ होमोजीनियस क्लास थ्रू द ऑपरेशन ऑफ द डीमिंग फिक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 341 हम इतनी बार मतलब कि अभी तक बोल चुके हैं, राइट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वेल अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन क्लॉज एंड ऑल, नोटिफिकेशन के बारे में, राइट। अब जो डेफिनेशन क्लॉज है ना आर्टिकल 341 में, इट ओनली रेफर्स टू द डीमिंग फिक्शन क्रिएटेड बाय आर्टिकल 341, मतलब कि दो क्लॉजेज है 341(1), 341(2). 341 में मतलब कि कंसल्टेशन गवर्नर के बारे में बात की गई है,
341(1) बोल रहा है कि मतलब कि ऑल्सो डज नॉट ले डाउन अ क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। और 341(2) में आपने ऑलरेडी देख लिया कि द वनली वे टू चेंज इट इज बाई एडिशन और डिलीशन, इंक्लूजन है ना, और डिलीशन, दैट्स द वनली वे। एक बार नोटिफिकेशन निकल गया दिस इज द वनली वे। तो लीगल फिक्शन होता है बेसिकली प्रिजम्पशन, ठीक है, मतलब एक सर्टेन फैक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, बट इट इज ट्रीटेड एज रियल एंड एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पसेज ऑफ द लॉ। अब इसके दो प्रिंसिपल होते हैं लीगल फिक्शन को ट्रीट करने के लिए। पहला प्रिंसिपल होता है कि इसको एक लेजिटिमेट फील्ड या सर्टेन पर्पस के लिए कॉन्फाइन करके रखो। दूसरा होता है कि एक्सटेंड टू द कॉन्सिक्वेंस विद लॉजिकली फ्लो फ्रॉम इट्स क्रिएशन। देखो इसे ज़्यादा मतलब कि इसमें टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात ये है कि ये नैरो अप्रोच है और ये वाइड अप्रोच है। वाइड अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में देख रहा है ना। इसका मतलब है कि इसका ट्रू इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या था उस चीज़ का देख रहा है प्रोविजन को, और उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड डीम्ड यूज़ किया गया है ना, ठीक है, क्वेश्चन क्या है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या डीमिंग फिक्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो द यूज ऑफ द वर्ड डीम्ड इंश्योर दैट द कास्ट और द ग्रुप ऑफ कास्ट शैल बी रिगार्डेड एज शेड्यूल कास्ट बाय द वेरी एक्ट ऑफ नोटिफाइंग देम। तो मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट क्यों है, क्योंकि उनको नोटिफाई किया गया है वैसे के वैसे, राइट, दैट इज द ओनली रीजन। तो यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंशियल लिस्ट में मतलब मान लो मैं बोल दूं कि ये कास्ट है इंक्लूडेड, यानी कि वो ऑलरेडी एससी बन गया। द वेरी एक्ट ऑफ नोटिफाइंग देम इज इनफ टू मेक देम एससी सिंपली, राइट। So the inclusion of the word deemed in the 341(2) and 342 does not create legal fiction since it does not provide any artificial construction। मतलब लीगल फिक्शन की नेसेसरी तो वहां पे पड़ती है ना जहां पे एक्चुअली में कुछ क्रिएट नहीं हो रहा पर क्रिएट करवाना पड़ रहा है लॉ के लिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सप्रेसली क्लैरिफाइड है कि तुम जैसे ही इंक्लूड करोगे वो वैसे ही बन गया। तो जब ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि बस इंक्लूड करने से काम हो जा रहा है तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं ना, वो तो सबसे नेचुरल कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इसलिए डीमिंग फिक्शन तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो inclusion of certain caste within SC category is only to demarcate them from other caste which are not included in the category। तो इस इंक्लूजन से मतलब कि ऑटोमेटिकली कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है होमोजीनियस क्लास का, बस इससे इतना पता चल रहा है कि ये कास्ट जो है अब शेड्यूल कास्ट में आ रही है, ये दूसरे कास्ट से अब डिफरेंट है। दूसरे कास्ट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट में है अब ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक होमोजीनियस क्लास बन गई उसकी वजह से अब, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आर्टिकल 341(2) में जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि वनली वे टू डू इट इज बाई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन इट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 342 जो है उसे रीड करना पड़ेगा 367। देखो आर्टिकल 367 जो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ की अगर कुछ कहीं नहीं दिया हुआ है ना तो उसके बारे में डेफिनेशंस आर्टिकल 367 में आपको मिल जाएगा। तो आर्टिकल 367 वहाँ पे आपको बोलता है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर फॉर द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 शैल अप्लाई। जनरल क्लॉजेज एक्ट अगेन उसमें जनरल क्लॉजेज है जैसा नाम रेफर कर रहा है सिंपली। तो सेक्शन 21 जो है ना जनरल क्लॉजेज का वो बोलता है कि द पावर टू इशू नोटिफिकेशन इंक्लूड्स द पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी और रिसिंड। अब हमारे में ये रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 341 में नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। तो पावर टू इंक्लूड नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 मतलब क्या है, पावर टू ऐड ऑलरेडी है, अमेंड, वेरी और रिसेंड। रिसेंड यानी कि मतलब वापस लेना। तो अगर हम इन सबको साथ में रीड करें आर्टिकल 341 रेड विद आर्टिकल 367 एंड 21, तो प्रेसिडेंट के पास तो पावर होनी चाहिए ऐड करने के लिए, अमेंड करने के लिए, वेरी करने के लिए। बट अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 341(2) रीड करें तो इसने पावर रिड्यूस कर दी है। मतलब कि अगर मान लो आर्टिकल 341(2) एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये होती पावर, मतलब कि कुछ भी कर सकता था प्रेसिडेंट ऐड, रिमूव, अमेंड जो चाहे, मतलब पूरा वेरी कर सकता था। बट क्योंकि आर्टिकल 341(2) एग्जिस्ट करता है और जिसमें ऑलरेडी लिखा है सिर्फ इंक्लूजन हो सकता है और सिर्फ डिलीशन हो सकता है नोटिफिकेशन से, तो यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो पावर प्रेसिडेंट की है ही नहीं, वो सिर्फ पार्लियामेंट की पावर है और वो भी बहुत ही लिमिटेड सेंस में। तो ये पावर जो है मतलब अमेंड करने के लिए ये दी नहीं गई है, ये सिर्फ जनरल क्लॉजेस एक्ट में है, ठीक है। तो सो इन जस्ट रिमेंबर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दीज आर द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट बोल रही है। प्रेसिडेंट जरूर कर रहा है पर पार्लियामेंट बोल रही है इसलिए कर पा रहा है, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन पार्लियामेंट के बिहाफ पे। तो सेकंड पार्ट ने मतलब कि यहाँ पे इंश्योर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 342 इंश्योर प्रेसिडेंट डज नॉट इवन हैव एनी रेसिडुअल पावर लेफ्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई लिमिट है इस सब क्लासिफिकेशन पे, तो ऑफकोर्स लिमिट है। लिमिट ये है कि जैसे इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो आप अभी तक डिस्कस करते आए हैं किसी भी रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो दिखाना जरूरी है। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब कि
It must be based on intelligible differentia which underlies subclassification. So the basis of subclassification must bear a reasonable access to objects sought to be achieved, जैसा कि हमने ऑलरेडी ये देखा अभी आर्टिकल 14 में. और फाइनली कि हर सब कैटेगराइजेशन जो है हर कास्ट के लिए परमिसिबल है, पर जजेस का मानना है जब वो जजमेंट पर अपना प्रोनाउंस करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी हो नहीं सकती कि हर कास्ट के लिए मतलब कि तुम एक्सप्रेसली बता दो कि कितनी सीट मिलनी चाहिए, कितनी हर सर्कमस्टांस में कितना मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमनली मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सो. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम हर कास्ट के लिए सब क्लासीफाई कर दो और उसको जस्टिफाई कर सको प्रॉपरली. ठीक है, तो भले ही ये थ्योरेटिकली अलाउड है, प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन कभी आने नहीं वाली है. ठीक है, और अगर कोई दो सोशल बैकवर्डनेस और मोर कंपेरेबल है दे मस्ट बी ग्रुप टुगेदर फॉर द पर्पसेस ऑफ द रिजर्वेशन. ठीक है, तो डिसीजन इन इंदिरा सोनी ने जो क्या किया है कि एग्जेम्प्ट कर दिया है स्टेट को किसी भी मतलब क्वांटिफाइबल डेटा से प्रूव करने के लिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए. बट अगर तुम सब क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तब तुम्हें करना पड़ेगा. मतलब कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ABCDEF, ठीक, ये कास्ट है मान लो, ये सारे इनको तुम SC ST बना सकते हो. तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है SC ST तुमने इसे क्यों बनाया है, ये तुम्हारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन है. बट अगर तुम SC ये सारे के सारे लोग मान लो जो SC ST है इनमें सब क्लासिफाई करने लगते हो तब तुम्हें क्वांटिफाइबल डेटा से दिखाना पड़ेगा कि तुम किस बेसिस पे और क्यों क्या बोलते हैं सब क्लासिफिकेशन कर रहे हो. क्योंकि ये कवर्ड है इंदिरा सोनी से SC ST में सिर्फ डालना, बट सब क्लासिफिकेशन जो है दविंदर सिंह के जजमेंट में मतलब जो प्रेजेंट केस में दिया गया है उसके लिए डेटा दिखाना ज़रूरी है, डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है. अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ठीक है, तो इनके मतलब कि आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द 85th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस इन रिलेशन टू रिजर्वेशंस. फिर दूसरा कि इन विच केस वाज द कैरी फॉरवर्ड रूल डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. फिर तीसरा है कि द इंदिरा सोनी डेल्ट विद सेवरल इश्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ देम. फिर व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. फिर विच केस वाज रीविजिटेड प्राइमरली बाय दविंदर सिंह केस. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल. You can also give us more recommendations in the comment section. And the PDF will be available in the description itself. You can join the Telegram channel from there.